Hello everyone, welcome to our channel Success EduTech. I am Prashant Jadhav. Today we are watching our next point in third history chapter. Everyone is knowing that which is our third chapter, Nazi, Nazism and the rise of Hitler. Now I am starting my session. तो आज हम जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे तीसरे चैप्टर का, द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ, यानी डेमोक्रेसी कैसे ख़त्म हुई, आज हम देखने वाले। 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in cabinet of ministers, to Hitler. By now, the Nazis had managed to rally the conservatives to their cause. Having acquired power, Hitler set out to dismantle the structures of democratic rule. A mysterious fire that broke out in the German parliament building in February facilitated his move. The Fire Decree of 28 February 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. तो 30 जनवरी 1933 में प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग ने चांसलरशिप ऑफर किया था हिटलर को, जो कि हाईएस्ट पोजीशन थी कैबिनेट मिनिस्टर की। तो उसके बाद क्या हुआ, नाजी जो थे, हिटलर की जो पार्टी थी नाजी, उन्होंने मैनेज किया कंजर्वेटिव जो एक पार्टी थी उसको मैनेज किया, और उसके कारण उनका पावर बढ़ चुका था नाजी का। और हिटलर ने जो डेमोक्रेटिक रूल थे उसको विरोध किया, जैसे कि बोलने की जो स्वतंत्रता है, या उसके बाद जो कि बहुत से सिविक राइट्स है, उन सभी राइट्स को हिटलर ने विरोध किया है। और पार्लियामेंट में सभी हिटलर की ओर से खड़े हुए, यानी हिटलर की वहाँ पर मेजॉरिटी सिद्ध हो चुकी थी और वीमर कॉन्स्टिट्यूशन अब खतरे में आ चुका था। देन ही टर्न ऑन द enemies, the communists, most of whom were hurriedly packed up to the newly established concentration camps. तो इसके कारण कम्युनिस्ट जो थे वो अपना पैकअप कर चुके थे, और the repression of the Dusseldorf, a small city of 500,000 population, और जो डसलड्रॉप नामक जो सिटी थी, वो जो वहाँ के लोग थे 6,808, उनको अरेस्ट कर दिया गया था। और एक स्मॉल सिटी थी, 500,000 पॉपुलेशन, और वहाँ पर जो बाकी लोग थे 1,440 वेयर दोज कम्युनिस्ट अलोन, यानी उतने ही लोग वहाँ पर अभी अब बचे हुए थे। दे वेयर however only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. और लगभग 52 प्रकार के 52% लोग ही वहाँ पर बचे थे, और जो कि वो भी नाजी उन पर अत्याचार ढा रहे थे। On 3 March 1933, the famous Enabling Act was passed. This act established a dictatorship in Germany. It gave Hitler all powers to silence parliament and rule by decree. All political parties and trade unions were banned except the Nazi Party and its affiliates. The state established complete control over the economy, media, army and German judiciary. और जो सभी महत्वपूर्ण जो बातें थी, उन सभी पर हिटलर ने अपना अधिकार जमाया था, जैसे कि पार्लियामेंट रूल डिक्री कर दिए थे, और पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रेड यूनियंस जो कि थे, उन पर बैन लगा दिया गया था। यानी सब कुछ उसने अपने अंडर कर दिया था, जैसे इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी और जुडिशरी।
उसके बाद स्पेशल surveillance and security forces were created to control and order society in ways the Nazis wanted. और जो सर्विसेज थी, सिक्योरिटी फोर्सेस थी, उनको आज्ञा दी गई थी हिटलर द्वारा कि उसकी आज्ञा का पालन किया जाए हिटलर के, और उसी तरह उन्हें काम करना होगा. Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, सीक्रेट स्टेट पुलिस, और इसके लिए उसने ग्रीन ड्रेसेस, ग्रीन जो यूनिफॉर्म था वो ऐसे एक स्टॉर्म ट्रूपर्स नामक जो सैनिकों की एक टुकड़ी वहाँ पर इस्टेब्लिश की थी ग्रीन यूनिफॉर्म में, और कुछ गेस्टापो नामक जो कि सीक्रेट स्टेट पुलिस उनको कहा जाता है, उन्हें भी नियुक्त किया गया था. उसके बाद द SS प्रोटेक्शन स्क्वाड्स, criminal police and the security service SD. It was the extra constitutional powers of the newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. और इतना कुछ हिटलर ने किया था कि लोगों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए और लोग उसके विरुद्ध कुछ न कर सके, यानी उसके विरुद्ध नहीं ना जा सके. इसके कारण उसने क्या क्या शुरू किया. गेस्टापो नामक एक गुप्तचर संस्था इस्टेब्लिश की, और उसके बाद SD सर्विस, सिक्योरिटी सर्विस स्क्वाड, और SS प्रोटेक्शन स्क्वाड, बहुत सी ऐसी संस्थाएं उसने खड़ी की. नाजी स्टेट द रेपुटेशन एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट, और इसके कारण नाजी स्टेट एक क्रिमिनल स्टेट बन चुका था. पीपल कुड नाउ द डिटेन्ड, the Gestapo torture chambers, rounded up and sent to the concentration camp, reported at will or arrested without any legal procedures. The police forces acquired powers to rule with impunity. और सभी तरह की स्वतंत्रता हिटलर ने जो गेस्टापो नामक गुप्तचर संगठन थी उनको संस्था थी उनको दिए थे. इसके कारण वो किसी को भी पकड़ते थे और उस पर अत्याचार ढाते थे. बहुत ही भयानक स्थिति और हिटलर ने वहाँ पर खड़ी की थी. और उसके बाद क्या हुआ हम अगले पॉइंट में देखेंगे. रिकंस्ट्रक्शन, क्या रिकंस्ट्रक्शन किया गया जर्मनी में, यानी नया क्या किया, ये हम यहाँ पर देखेंगे. हिटलर असाइन्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट Hermann Schmidt, who aimed at the full production and full employment through the state-funded work creation program. This project produced the famous German superhighways and the people car, the Volkswagen. तो Hermann Schmidt एक जो व्यक्ति था उस पर हिटलर ने सभी कुछ इकोनॉमी रिकवरी करने के लिए उस पर उसको सभी अधिकार दिए थे. तो उसने क्या किया, एक प्रोग्राम क्रिएट किया, और वो प्रोग्राम जो था फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार, द वोक्सवैगन नामक जो प्रोग्राम, उस पर वोक्सवैगन नामक पर ये आधारित प्रोग्राम था, यानी उसके बेस पर वो खड़ा किया गया था. इन फॉरेन पॉलिसी हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेस. ही पुल्ड आउट द लीग ऑफ नेशंस इन 1933, reoccupied in Rhineland in 1936, integrated Australia and Germany in 1938. और फॉरेन पॉलिसी हिटलर ने अडॉप्ट की, और उसके बाद जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया एक हो गए. एक स्लोगन उन्होंने वहाँ पर किया. कौन सा स्लोगन है? When people won empire and the leader, he then went on the western German-speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country. In all of this, he had the unspoken support of England. और उसने उसके बाद चेकोस्लोवाकिया को भी अपनी ओर ले लिया, और अनसपोर्ट
अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड और अनस्पोकन सपोर्ट इंग्लैंड को दिया, क्योंकि हम उसकी ओर है, इंग्लैंड की ओर है, ऐसा उसने दिखाया. Which had considered the worthless verdict too harsh, the quick success at home and abroad seemed to resolve the density of the country. वो भूला नहीं था हिटलर कि किस तरह जर्मनी को वर्सिलिस के ट्रीटी में अपमानित किया गया था. वही उसने ध्यान में रखा था और उसका बदला लेना था हिटलर को. इसीलिए हिटलर अग्रेसिव हो चुका था. Hitler did not stop here. Skat had advised Hitler against investing hugely in rearmament as the state will run to defect financing cautious people, however, had to place in Nazi Germany. Skat had to leave Hitler choose war as there was out the approaching. तो स्कैट ने हिटलर को एडवाइस किया तो रीआर्मामेंट, ह्यूजली रीआर्मामेंट यानी आर्मी सशक्त होनी चाहिए. तो इसके लिए उसने क्या किया, हिटलर को एडवाइस दिया और हिटलर ने इन्वेस्टिंग करने के लिए आर्मी में कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट की ये हम अभी देखेंगे. तो उसने जो पॉलिसी अडॉप्ट की वो वॉर की. इकोनॉमिक क्राइसिस, रिसोर्सेज वेयर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू द एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी. और इसके लिए अपनी जो टेरिटरी है वो बढ़ानी चाहिए, यानी युद्ध करना चाहिए. उस पर हिटलर ने अपना लक्ष्य केंद्रित किया. इन सितंबर 1939 जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड एंड स्टार्टेड वॉर विद फ्रांस एंड इंग्लैंड. और जर्मनी ने उसके बाद फ्रांस और इंग्लैंड के विरुद्ध अपना युद्ध घोषित किया. इन सितंबर 1940 ट्रिपार्टी पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान. और उसके बाद उन्होंने एक ट्रीटी साइन की जर्मनी, इटली और जापान ने, स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर. और इसके कारण हिटलर एक इंटरनेशनल पावर बन चुका था. पपेट रिजिम्स supportive of Nazi Germany were installed in the large part of Europe by the end of 1940. Hitler was at the pinnacle of his power. और हिटलर एक प्रमुख पावर बन चुका था. हिटलर now would achieve his long-term aim of conquering Eastern Europe. और उसका जो मेन एम था कि यूरोप को कॉन्क्योर करना, यानी यूरोप को जीतना, ईस्ट यूरोप को. He wanted to ensure food supplies and the living space for Germans. He attacked the Soviet Union in June 1941. और उसने सोवियत यूनियन पर 1941 को अटैक कर दिया. In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front of the powerful Soviet armies. The Soviet Red Army inflicted the crushing and humiliating defeat on Germany at Stalingrad. तो हिटलर ने क्या किया, बमबारी शुरू की इंग्लैंड पर. उसके बाद सोवियत आर्मी जो थी, बहुत ही पावरफुल आर्मी थी, उसने सोवियत रेड आर्मी के साथ युद्ध किया और उसमें जर्मनी को डिफीट, यानी जर्मनी परास्त हो चुकी थी. आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी hounded out of the retreating German soldier until they reached the heart of Berlin, establishing Soviet hegemony over the entire Eastern Europe for half of the century thereafter. Meanwhile, the USA had resisted involvement in the war. It was unwilling to once again face all the economic problems that the First World War caused. तो USA इस वॉर में इन्वॉल्व हो चुका था, मगर वो पहले महायुद्ध के कारण इकोनॉमिक क्राइसिस में था. तो उसके बाद क्या हुआ, once again face all the economic problems that the First World War had caused, but it could not stay out of the war for long. मगर वो युद्ध से बाहर नहीं रह सकता था. Japan was expanding the power in the east. It was occupied for long. It had occupied French Indochina, was planning attacks
ऑन यूएस। और फ्रेंच जापान जो था वो भी अपनी सत्ता बढ़ाने की कोशिश में था इसमें यानी पूर्व में। और उसके बाद फ्रेंच और चाइना भी प्लान्स कर रहे थे कि यूएस पर कैसे अटैक किया जाए इन द इन इन द पैसिफिक, और पैसिफिक पर कैसे अधिकार जमाया जाए। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस ऑफ द पर्ल हार्बर, और जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट किया और पर्ल हार्बर पर बमबारी की, और द यूएस entered the Second World War, and the war ended in May 1945 with Hitler's defeat and US dropping of the atom bomb, the Hiroshima and Japan. मगर इसके कारण जो अमेरिका था यानी यूएस वो युद्ध में शामिल हुआ, और उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम फेंके। उसका कारण था क्योंकि पर्ल हार्बर पर जापान ने बमबारी की थी। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ what happened in the Second World War, we now return the Helmut and its father's story, a story of Nazi criminality during the war. और इसी का अकाउंट है कि क्या सेकंड वार में यानी दूसरे महायुद्ध में क्या भयानक दिखाई दिया उस हेलमुट के फादर को। इस स्टोरी में हम देख चुके हैं कि कैसी नासी की जो पॉलिसी थी वो कैसी क्रिमिनलिटी से भरी हुई थी, वो हमने यहाँ पर देखा। तो मैं प्रशांत जाधव अपना ये लेक्चर यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।